प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा मेरा हेलो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सिद्धार्थ संघवी। मेरा नाम है निर्जरा संघवी। ये है मेरी डॉटर ये है मेरे फादर और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्ञान की गंगा। तो प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड्स के अंदर आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सीखा। उसके पहले अगर आपने हमारे 2 वीडियोस देखे हैं जो बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंसेस पर बेस्ड हैं, जिसमें हमने लिविंग के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थे कि कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में अंतर क्या है। आप इसे ज़रूर देखिए। अगर आप क्लास 6 से 12 तक किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ये आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं। जो सारा आपको डिटेल या सारे वीडियोस मिलेंगे वो हमारे चैनल youtube.com/sid sir SIDDSIR पर मिलेंगे। यहाँ ये सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। आज हम लोग निर्जरा, हम लोगों का जैसे बात हुआ था पिछली क्लास में, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोशन का। ठीक है, तो मैं जब तक सेटअप करता हूँ, आईपैड शेयर करता हूँ, तब तक आप जितना कुछ मोशन के बारे में जानती है निर्जरा, कहिए। मैं सुन रहा हूँ। मेरे ध्यान के लिए माफ कीजिएगा कि मेरा ध्यान उधर रहेगा, लेकिन मैं आपको बराबर सुन रहा हूँ। ओके, तो प्लीज बताएं निर्जरा, क्या जानती हैं आप मोशन के बारे में? व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? मोशन मतलब किसी भी चीज का मूवमेंट। ओके जैसे मैं मेरा हाथ रेस कर रही हूँ, ओके तो ये भी मेरे हैंड का मोशन है। गुड। ओके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। ओके, पहले हम लोग मोशन का बात, ठीक है निर्जरा, मैंने आपका बात सुना। आपने हैंड रेस करके बताया कि किस जैसे आपका वेव आप कर पा रही है, वो एक मोशन है। बिल्कुल। अब हम लोग चूंकि फिजिक्स पर आ गए हैं, तो हमारा ज्यादा ध्यान जो है वो चीजों के ऑब्जर्वेशन, उनके एक्सपेरिमेंटली उनको समझना और उनके लिए फिर एक थ्योरी डेवलप करना, इन पर होता है। फिजिक्स के अंदर हम चीजों को समझते हैं, एक्सपेरिमेंटली उनको कंफर्म करते हैं, और फिजिक्स की जो आत्मा होती है मैथ्स, मैथमेटिक्स के साथ हम उनके लिए एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, जिससे लोग जब अपनी कैलकुलेशंस करें तो वो फटाफट कर पाए, अगर वो किसी प्रोफेशनल लाइफ में है। पर एज ए स्टूडेंट अगर आप हैं, तो आपको पूरे डिटेल्स को समझना चाहिए और फिर उसके बाद ही जो है वो फॉर्मूलाज पर जाना चाहिए। तो मोशन क्या है? देखिए, मोशन का मतलब है जब कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन से चेंज दिखाए एक रिस्पेक्टिव टाइम के अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम के बदलाव में एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ मूव किया है। जरूरी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाए, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। वन इज रोटेशनल मोशन। अब प्लैनेट अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो कहीं चल के नहीं जा रहा है, अपनी एक्सिस पर ही रोटेट कर रहा है। तो मोशन का मतलब है जब समय, टाइम के फ्रेम के साथ बदलाव हो। ये बदलाव उस बॉडी में दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो उसकी पोजीशन में बदलाव हो सकता है, या उसके ओरिएंटेशन में बदलाव हो सकता है। ओरिएंटेशन और पोजीशन, पोजीशन यानी जब मैं अपनी स्थिति को बदलाव की बात करता हूं, अभी ये माउस यहां है और मैं उसे यहां ले आया, ये पोजीशन का बदलाव है। या एक अर्थ को ले लें, आप प्लेनेट को ले लें, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, तो उसके पोजीशन में कहीं कोई बदलाव नहीं है, अगर आप सिर्फ उसके रोटेशन की बात करें, सन के अराउंड नहीं, सिर्फ उसकी पोजीशन की बात करें। पर उसका ओरिएंटेशन बदलता है। जब वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है तो उसका ओरिएंटेशन बदलता है ना। तो पोजीशन और ओरिएंटेशन में जब जो बदलाव होते हैं टाइम के रेफरेंस में, टाइम के साथ, उसको आप कहते हैं, वो कहलाता है मोशन। अधिकतर फिजिक्स की क्लासेस में मोशन के साथ रेस्ट को लिखा जाता है। और कहा जाता है कि या तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, या कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। न्यूटन साहब का लॉ आ जाता है इस जगह, जो कहता है कि यदि मुझे इनकी स्टेट में बदलाव लाना है तो आई हैव टू अप्लाई फोर्स। मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, मुझे उसे मोशन में लाना है, तो मुझे उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा,
उस एक्सटर्नल फोर्स की मदद से ही वो रेस्ट वाली बॉडी जो है वो मोशन में आ सकती है। और यदि मुझे मोशन में कोई बॉडी है उसे रोकना है, तब भी मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो कुछ चल रहा है अगर उसे रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो कुछ रुका हुआ है अगर उसे चलाना है तो आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स। ये न्यूटन साहब का लॉ है, हम आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ आने वाले वीडियोस में बताएंगे, समझाएंगे। पर मैं नहीं चाहता कि एक उभरते हुए विद्यार्थी का जो छोटी क्लास में उसको रेस्ट का बात समझा करके उसके मोशन के कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट किया जाए। मैं तो चाहता हूं कि कुछ भी अभी आप ये समझे कि नथिंग इन रेस्ट, कुछ भी रेस्ट में नहीं है, एवरीथिंग इज मूविंग। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये माउस है, ये माउस यहाँ, ये एक माउस है, हमने इसे इस प्लेटफॉर्म पर रखा, इस हाथ पर रखा, कोई देख करके कहेगा कि ये मोशन में है? नहीं, सब कहेंगे रेस्ट में है। पर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये प्लेनेट रोटेट कर रहा है, और इस प्लेनेट के रोटेट करने के साथ यहां मौजूद हर एक चीज मोशन में, कुछ भी रेस्ट में नहीं है। आ रहा है बात समझ में क्या कह रहा हूं? तो रेस्ट एक कॉन्सेप्ट है चीजों को रिलेटिवली समझाने का। पर अगर आप देखिए, आप मुझसे भी पूछ सकती हैं, तो फिर अगर हर एक चीज मूव कर रही है, मोशन हो रहा है, इवन प्लैनेट अकेले का मोशन नहीं हो रहा है, प्लैनेट जो अपनी एक्सिस पर मोशन करता है, सन के अलोंग करता है, सन के अपने मोशन है, गैलेक्सी के रेफरेंस में गैलेक्सीज बहुत सारी हैं, उनके अपने रिलेटिव मोशन है। मजेदार बात यह कि अगर आपको मोशन और रेस्ट समझना है तो आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेफरेंस। जैसे मुझे देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैं भी बैठा हूं, निर्जरा भी बैठी, हम दोनों बैठे हैं, है ना? यानी हम दोनों रेस्ट में। लेकिन अगर मैं यहां से चलने लग जाऊं तो निर्जरा का भी मोशन होने लगेगा। अगर निर्जरा ऐसी बैठी और मैं उधर जा रहा हूं तो निर्जरा, अगर एक ऑब्जर्वर के तौर पर मैं बात करूं तो मेरा मोशन, रिलेटिव मोशन निर्जरा में भी पैदा करता है। इसको सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम किताबों में बात करते हैं, पढ़ते हैं, उससे देखा जाए कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन ट्रैक पर जब चल रहा है ना? आप इसे ऐसे यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेन बना सकते हैं, बस बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, जो आपका मन करे आप ड्रॉ कर सकते हैं। जब ये कार मूव कर रहा है और यहाँ कोई ट्री जो है वो ट्री लगा हुआ है, और इसमें जो ऑब्जर्वर है हमारा, जो ड्राइव कर रहा है, वो इसे देख रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ जो एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है पेड़ के पास में, उसके लिए ये ट्री रेस्ट में है। पर ये व्यक्ति जो रिलेटिवली मूव कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, उसके लिए वो आगे जा रहा है और ये ट्री पीछे की तरफ मूव कर रहा है। जब ये कार यहाँ से पास होते हुए यहाँ पहुंच जाएगी तो वो अपने मिरर में अगर देखेगा तो उसको यही लगेगा कि वो ट्री कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर। ऐसा हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होता है जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और विंडो से देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि सारे पेड़, सारे लैंडस्केप पीछे की तरफ जा रहे हैं। हाँ। है ना? तो उसका मोशन को समझने का सबसे पहला क्राइटेरिया, प्रायोरिटी जो होता है वो होता है रेफरेंस, कि आप किस रेफरेंस के तहत बात कर रहे हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जब हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, एक मिनट दीजिए मुझे। जैसे निर्जरा, फिजिक्स को हम आसान करने के लिए आपसे एक बात पूछें कि मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें आधा पानी भरा है, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या कहेंगी, आधा ग्लास खाली है या भरा हुआ है? आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ है। हमारे पास ऑडियंस में भी एक सज्जन हैं, मेरे सुपुत्र हैं, व्युत्सर्ग साहब, आप ये बताएं वहीं बैठे बैठे कि एक ग्लास में आधा पानी भरा है, आपको कैसा लगता है? आधा खाली कहेंगे आप इसे, आधा भरा हुआ कहेंगे? आधा खाली। आधा खाली कहेंगे। अब दो कैंडिडेट हैं, एक कोई आधा भरा हुआ लगता है, एक कोई आधा खाली लगता है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू या व्यू पॉइंट। तो हर व्यक्ति का जैसे किसी घटना को देखने का एक व्यू पॉइंट होता है, वैसे ही फिजिक्स में भी जब आप मोशन समझते हैं तो आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए,
एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, जिसको आप रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, है ना। उसी रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वर के रिलेशन में, उसके रेफरेंस में आप चीजों को मोशन में या रेस्ट में कह सकते हैं। जैसे मैं ऑब्जर्वर था, मैं भी रेस्ट में था, ये माउस भी रेस्ट में था, हमने कहा ये रेस्ट में है। मैं यहाँ ये व्यक्ति हूं जो प्लांट के पास, ट्री के पास खड़ा है, मैं भी मूव नहीं कर रहा, ट्री भी मूव नहीं कर रहा है, मैं ऑब्जर्वर हूं। ये वो बॉडी है, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं या देख रहा हूं, हम दोनों रेस्ट में हैं। पर अगर मैं इस कार में हूं, अगर मैं ऑब्जर्वर यहां हूं इस कार में, तो फिर मेरा इस प्लांट के बारे में जो व्यू है, मेरा जो व्यू पॉइंट है, वो अलग है, वो बदला हुआ है, क्योंकि अब मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुझे कह रही है कि हम मोशन कर रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आता है। तो ये डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पर, जिसके आधार पर आप चीजों को कहते हैं कि या तो वो मोशन में है या तो वो रेस्ट में है। और जैसा मैंने बड़ा बात कहा कि इस प्लेनेट पर मौजूद सारी चीजें जो हैं, वो चूंकि प्लेनेट अर्थ रोटेट कर रहा है तो वो मोशन में ही होती है। पर एज ए ऑब्जर्वर आप उनको डिफाइन करते हैं, उनको समझते हैं या समझाते हैं। जैसे एक सिंपल बात कर लें, मान लीजिए आप किसी एक प्लेन में हैं, हवाई जहाज के अंदर हैं आप, माफ करें मुझे बहुत अच्छा प्लेन बनाते नहीं आता, शायद रॉकेट बन जाए, ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। तो ये प्लेन के अंदर हम लोग मौजूद हैं मान लीजिए। अब हमने कई बार देखा होता है, हम बैठे हैं यहाँ, हमारा फेलो पैसेंजर यहाँ बैठा है, ऐसे सारे लोग हैं, ये सब हमको कभी भी मूव करते हुए नहीं दिखते, मोशन में नहीं दिखते, क्योंकि हम एज ए ऑब्जर्वर उनके साथ बैठे हैं, हमारा रिलेटिव मोशन नहीं है। पर अगर आप बाहर देखें तो जो नॉन लिविंग सी चीजें हैं वो भी आपको एहसास करवा देती हैं। जैसे मान लीजिए ये क्लाउड हैं, ये तो मूव कर रहे हैं, ये आपसे दूर जा रहे हैं। या नीचे अगर आपको विंडो में से लैंडस्केप नजर आ जाए तो आपको दिखेंगे कि शहर के शहर क्रॉस हो रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका प्लेन जो है वो मूव करता जा रहा है। और ऐसा आप रियल टाइम में महसूस भी करते हैं कि थोड़ी देर बाद आप इंदौर से बैठे और थोड़ी देर में 45-50 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप मुंबई लैंड कर गए। तो ऐसा नहीं है कि हम बस कुछ सोच रहे हैं और उसे अप्लाई कर रहे हैं, वाकई में ऐसा हुआ, मोशन तो हुआ है। अगर आप फेलो पैसेंजर के साथ बैठे तो आपको लग रहा है मोशन नहीं है, लेकिन अगर आपने रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बदल दिया तो बाकायदा आप मुंबई शहर पहुंच गए। 1 घंटे पहले आप इंदौर में थे, 1 घंटे बाद आप मुंबई में हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो और उसमें भी बहुत मजा है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए एक ट्रेन का हम उदाहरण लेते हैं, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। ये प्लेटफॉर्म है और यहां से एक ट्रेन जो है वो गुजर रहा है, ये एक ट्रैक है और इस ट्रैक पर ये हमारी एक ट्रेन हो गई, ये गुजर रही है, ये जा रही है और इसके अंदर लोग जो हैं वो बैठे हैं और एक ट्रेन इधर से भी जा रही है। अब अगर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, मान लीजिए इस ट्रेन का जो वेलोसिटी है वो v है। अभी ये शब्द आपके लिए थोड़े से फैंसी हैं, मैं इनको आज की ही क्लास में स्पष्ट करूंगा कि क्या डिफरेंस होता है वेलोसिटी और स्पीड का, है ना। तो अभी मैंने वेलोसिटी बोला है, मैं आपको वेलोसिटी और स्पीड का अंतर बताऊंगा। तो अगर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े ऑब्जर्वर हैं, एक इधर हैं और एक श्रीमान जी इधर हैं, ऐसे 2 ऑब्जर्वर अगर हमने खड़े कर दिए जो इधर भी देख रहे हैं और ये भाई साहब इधर देख रहे हैं, तो इन दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों रेस्ट में हैं, एक दूसरे के रेफरेंस में ये रेस्ट में है, फेलो पैसेंजर जो ट्रेन में बैठे हैं वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए, यानी प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग और ट्रेन में बैठे हुए लोग एक दूसरे के लिए मोशन में है। इस पहला वाला जो हमारा ए वाला बंदा है, इसके लिए ट्रेन जो है ये मान लीजिए v1 वेलोसिटी से जा रहा है इस डायरेक्शन में, और यहां जो व्यक्ति है इसके लिए ये ट्रेन v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या समझ में आया मोशन क्या है? पर मजेदार एक और बात भी है जो आपको थोड़ी बड़ी क्लासेस में और मजेदार लगेगी, कि इस ट्रेन का जो स्पीडिंग ट्रेन है, मान लीजिए ये वाली ट्रेन में बैठा हुआ कोई पैसेंजर है,
वो अगर उस ट्रेन को ऑब्जर्व कर पा रहा है, या यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति वो उस ट्रेन को ऑब्जर्व कर पा रहा है, तो आपको पता है उस इस व्यक्ति को उस ट्रेन का जो स्पीड है वो स्पीड नजर आएगा v1 प्लस v2, दोनों की जॉइंट वेलोसिटी के, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी के सम के बराबर, या दोनों की स्पीड के बराबर। मुझे पता है कि मैं अभी वेलोसिटी और स्पीड टर्म को इंटरचेंज करते हुए यूज कर रहा हूं, पर वो अभी प्रासंगिक इसलिए नहीं है कि अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर नहीं पढ़ा है ना। तो ये यहाँ आपको दोनों बॉडीज जो हैं वो उनकी स्पीड, उनके इंडिविजुअल स्पीड का, इंडिविजुअल वेलोसिटी का सम के तौर पर नजर आएगा। क्या बात समझ में आता है? तो ये मोशन के डिफरेंट जो मोशन क्या है ये वो बात हो गया। अब मोशन कितने प्रकार का होता है ना, टाइप्स ऑफ मोशन। इसके लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को हमारे बीच बुला रखा है। ये आज बच्चों के खेल खेल में काफी सारी बातें हो जाती हैं जीवन में, तो पहले इनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। आइए श्रीमान व्युत्सर्ग, VYUTSARG, व्युत्सर्ग संघवी हैं मेरे सुपुत्र। हेलो एवरीवन। ओहो, सबको इनका नमस्कार प्यार भरा। और इनकी दीदी जब पढ़ती रहती है तो इन्होंने भी बहुत सारा मोशन जो है गानों में साथ साथ में उनके साथ सीख लिया है। तो पहले आपको ये बेसिक आइडिया मोशन का देने वाले हैं, जिनकी चर्चा फिर मैं नहीं करूंगा, यही करेंगे। बताएं सर, क्या जानते हैं आप? रेक्टिलिनियर। ओहो, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, कर्विलिनियर, गुड। रोटेशनल, रोटेशनल, सर्कुलर, सर्कुलर और रैंडम। रैंडम को रैंडम रहने देते हैं, है ना। हम इन्होंने जो बताए हैं, लिख लूं मैं, आपने जो जो बताया, आपने बताया सबसे पहले रेक्टिलिनियर। अरे वाह, आप बता सकते हैं क्या होता है रेक्टिलिनियर सबको? हाँ, यस। बताइए। जो हम्म इसी प्लेस से वहीं पर जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। अरे वाह, यानी स्ट्रेट मोशन कर रहा है, यस। उसको कहा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और कर्विलिनियर? जो ऐसे जा रहा है। अच्छा, ऐसे जा रहा है। हाँ। गुड, वेरी गुड। और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बहुत बहुत अच्छे से आपने चीजों को बताया। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। हमने इनको बिठा करके पकड़ के रखा था, छोटे चंचल मन के बालक हैं, तो कहा था पकड़ करके थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारा नंबर आना है। अब आप सर फ्री हैं, हमको तो भी समय लगेगा, आप फ्री हैं, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं आ जाऊं सीरियस, अगर हम बात कर लें थोड़ी सी, तो यहाँ जो टाइप्स ऑफ मोशन है उसको हम दो ग्रुप में पहले क्लासिफाई करना पसंद करेंगे निर्जरा। वन इज ट्रांसलेशनल and another one is rotational. Okay, what is the basic difference between translational and rotational? बड़ा अच्छा है निर्जरा, ध्यान देना। जब आप किसी बॉडी की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है ड्यूरिंग मोशन, उसका पोजीशन जो है सिर्फ वो बदल रहा है, ठीक है, पर उसका ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा। तब इसको कहा जाता है, ये कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन बट नो चेंज इन ओरिएंटेशन। इसके उलट जब आप ट्रू, सच्चे रोटेशनल मोशन का बात करते हैं, तो आप कहते हैं इसमें क्या होगा? चेंज इन ओरिएंटेशन होगा, नो चेंज इन पोजीशन, बट नो चेंज इन पोजीशन। घबराइए मत, मैं इस बात को भी पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन के लेवल पर हैं, है ना निर्जरा। आइए आपके साथ कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। निर्जरा, ये एक कार मैंने लिया, जैसा हमको व्युत्सर्ग बता करके गए उसके हिसाब से
और ये कार एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में यहां से लेकर बहुत डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, करीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल की, है ना। और ये 100 किलोमीटर ट्रेवल करके कहीं पहुंची है, और इसका रास्ता काफी लंबा चौड़ा अलग अलग दिशाओं से गई होगी, पर हमने अभी अज्यूम किया कि एक स्ट्रेट लाइन पर गई, सीधी गई है ना। इस पर आप 2 पॉइंट्स समझने के लिए बना लीजिए, एक ये और एक ये। आ रहा है बात, समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूं? तो अगर आप इन 2 पॉइंट्स की, क्योंकि हमको सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन समझना है, फिर हम रेक्टिलिनियर पर जाएंगे। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन, क्या होता है वो? ट्रांसलेशन कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं सुना, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। जब कोई 2 पॉइंट्स जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं, है ना, वो एक दूसरे के रेफरेंस में बिल्कुल पैरेलरली मूव करें, जैसे कार पूरा एज ए बॉडी मूव करके गया, तो ये जो 2 पॉइंट जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं, ये अगर बिल्कुल पैरेलरली मूव करके गए, जैसे थे उसी पोजीशन में है, मैं इस कार को और सिंपल कर लूं, मैं इसको एक ऐसे स्क्वायर स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां मूव करके गया, और जो आपके 2 रेफरेंस पॉइंट थे ये अभी भी अपनी ओरिजिनल उसी पोजीशन में मौजूद है, यानी जो एक्स पोजीशन था उससे ये पूरा स्ट्रक्चर वाई पर पहुंचा है, तो पोजीशन में तो बदलाव हुआ है पर उनका ओरिएंटेशन नहीं बदला है। ओरिएंटेशन जैसे पहले वो ए बी एक दूसरे के पैरेलल थे, वैसे ही ए बी अभी भी है, आप उनको जिस तरह से पहले ऑब्जर्व कर रहे थे वैसे ही पैरेलली वो मूव करके गए हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन जब आप बात करते हैं, उसमें जिस ऑब्जेक्ट का आप बात करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के जिन 2 पॉइंट्स को आप डिस्कस कर रहे हैं वो एक दूसरे के पैरेलली मूव करते हैं, उनकी एक दूसरे के रेफरेंस में पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जिस जगह से आपने जर्नी शुरू किया वहां से लेकर के वो एक दूसरी पोजीशन तक पहुंचे हैं, पर उन दोनों का एक दूसरे के रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आया, वो पहले भी पैरेलल थे, अभी भी पैरेलल मौजूद है। क्लियर है? हाँ। इसको कहा जाता है, ये कहलाता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं? हाँ। सो ये ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है बात किया हमने। अब ट्रांसलेशनल मोशन जो है आपका, उसमें आपके रेक्टिलिनियर को शामिल किया जाता है, ओके। हाँ। जो अभी हमने समझा, ये रेक्टिलिनियर ही बनाया था ट्रांसलेशनल को समझाने के लिए। yes. जैसा हमारे व्युत्सर्ग ने कहा था कि जब बॉडीज जो हैं वो सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन पर हम जाएंगे दूसरा। ठीक है, देखिएगा, मजा आएगा आपको। ये मान लीजिए एक बॉल है ना, और इसको हमने ऐसा एक प्रोजेक्टाइल के तौर पर उछाला और ये वापस यहाँ पहुंच गई, ठीक है। हाँ। और अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी लोकेशन भी हम इसी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ए बी और इधर भी ए बी, तब देखिए इसकी पोजीशन में बदलाव है लेकिन इसके ओरिएंटेशन में कोई बदलाव नहीं। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो इसे भी कहा जाएगा, ये भी कहलाएगा ट्रांसलेशनल, और ये है कर्वीलिनियर। पर सब कुछ इतना प्योर नहीं होता निर्जरा, ट्रांसलेशनल की प्योर रहे। अच्छा, पहले आपको एक और एग्जांपल से हम रोटेशन समझा देते हैं। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? जिसके ओरिएंटेशन में बदलाव है ना। जैसे आप जब प्लेनेट अर्थ की बात करते हैं, है ना, और एक एक्सिस का बात करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अलोंग जब आप इस प्लेनेट अर्थ को रोटेट कर रहे हैं, है ना, और मैं यहाँ कहीं बैठा हूं,
ठीक है, और ये प्लेनेट अर्थ रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर। आ रहा है बात हाँ, समझ में क्या हाँ, बोल रहा हूँ? हाँ, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक एक्सिस के अलोंग मेरा मूवमेंट हो रहा है ना, हाँ, मोशन हो रहा है। हाँ, और पूरा जब मैं एक प्लेनेट अर्थ एक पूरा राउंड ले लेता है तो क्या बदला? पोजीशन बदला या ओरिएंटेशन बदला? डू यू हैव एनी आइडिया रोटेशनल मोशन के बारे में? क्या बोला था मैंने रोटेशनल मोशन की? क्या डेफिनेशन दी थी कि क्या होने जा रहा है, क्या बदलने जा रहा है? ओरिएंटेशन में बदलाव ओरिएंटेशन में बदलाव होगा, है ना? कैसे कैसे समझाओगे इस ओरिएंटेशन में बदलाव होगा? पोजीशन में बदलाव नहीं हुआ है लेकिन ओरिएंटेशन में बदलाव हुआ है, कैसे समझाओगी? होगा। जैसे आपने बताया था उसमें एक पॉइंट लेकर और वो पॉइंट आसान कर लो। अगर प्लेनेट अर्थ को समझाने में दिक्कत आ रहा है तो हम एक फैन का एग्जाम ले लेते हैं, फिर प्लेनेट अर्थ पर भी आएंगे। हाँ, जैसे एक फैन की बात करते हैं, उस फैन के एक एक्सिस होती है, उससे फिर ब्लेड्स निकलती हुई होती हैं, है ना? बेटे एक बात हमेशा याद रखना, जब आप रोटेशनल मोशन को डिफाइन करते हो तो आपके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ शर्तें होती हैं। जैसे वो एक रिजिड बॉडी होना चाहिए, ठीक है, एक बड़ा साइज होना चाहिए जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। कई बार आप जब अलग अलग स्ट्रक्चर का बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो जैसे ये फैन है, अब इस पूरा एक सिंगल यूनिट के तौर पर अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये इसका रोटेशनल एक्सिस हुआ या एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ जिसके अलोंग ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये कहीं मूव करके तो नहीं चला गया नहीं, कि पोजीशन में बदलाव आ गया, हाँ, है ना? लेकिन उसकी ब्लेड्स जब घूमती हैं तो ओरिएंटेशन तो बदलता है। अगर मैं फैन को ऑन करूं और मान लीजिए मार्क कर दूं कि ये मैंने स्विच ऑन किया, ये ब्लेड यहां थी और उस समय कुछ देर बाद यही ब्लेड यहां आ गई और ये ब्लेड आगे की ओर बदल गई, हाँ, तो जो फैन का ओरिएंटेशन था वो तो बदला है, उसमें तो बदलाव आया है। क्या आप बात समझ पा रही हैं? पर फैन कहीं मूव करके तो नहीं चला गया। ऐसे ही प्लेनेट अर्थ को आप समझा सकती हैं कि वो अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही है, कहीं चल नहीं गई कि भाई पहले यहां थी फिर कहीं और चल गई, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है ना? लेकिन आप अगर देखें तो ओरिएंटेशन बदल रहा है। अगर वहां उधर की तरफ आप देखें, मान लीजिए प्लेनेट अर्थ है, अभी ये ऐसी है और अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो अब ये ऐसी है। हाँ, क्या बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो ओरिएंटेशन में तो बदलाव है लेकिन पोजीशन में बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं। हाँ, यही बात बदल जाएगी। कब बदल जाएगी? जब आप ये कहने लगते हैं कि सन, देखिए बहुत फास्ट हमारा प्लेनेट अर्थ जो है वो मूव करता है। आपको पता है किसी एक तेज उड़ने वाले हवाई जहाज का स्पीड होता है 1000 किलोमीटर पर आवर, है ना? ये भी सरप्राइजिंग है ना, इतना ज्यादा कि 1000 किलोमीटर सिर्फ 1 घंटे में। आपको पता है सन के अलोंग, सूरज के चारों तरफ हमारा जो अर्थ है वो जिस स्पीड से मूव कर रहा होता है वो इससे 100 गुना ज्यादा है। इससे 100 गुना ज्यादा मतलब 1 लाख किलोमीटर पर आवर, इतना तेज, है ना? तो जब आप अर्थ को रोटेट करने का बात करते हैं तो फिर आप समझिए, आप फिर वहां इतनी इस स्ट्रक्चर को लेकर के जब आप बात करते हैं तो फिर आप अर्थ को एक पॉइंट मास कंसिडर कर लीजिए, एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। और जब वो रोटेट कर रहा है बेटे, जब कभी आप कोई स्ट्रक्चर है और उसके जिस डिस्टेंस को वो ट्रैवल करने वाला है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर आप कई बार ऐसी पढ़ाई के अंदर अपनी जो बड़ी स्ट्रक्चर है उनको पॉइंट मास मान करके पढ़ाई करते हैं। तो अब ये जो अर्थ रोटेट कर रही है इसका पोजीशन बदलेगा, है ना? ये अपनी पोजीशन को बदलने वाला है, चेंज करने वाला है और सन के चारों तरफ मूव करने वाला है। इस मोशन को आप नाम देते हैं, इस मोशन को आप कहते हैं सर्कुलर मोशन। पर सर्कुलर और रोटेशन एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है उनके अंदर की डिफरेंसेस क्लियर नहीं हो रहे। कि ये एग्जांपल तो हमने किताबों में भी बहुत पढ़े हैं कि सन के अलोंग अर्थ जो है वो घूम रही है तो दैट इज सर्कुलर, और फैन रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर तो ये रोटेशनल हो गया। पर हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। क्या सर्कुलर रोटेशन का टाइप है, क्या रोटेशनल सर्कुलर का टाइप है?
कई किताबों में जब आप पढ़ते हैं तो रोटेशनल अलग होता है और सर्कुलर को ट्रांसलेशनल में रखा जाता है। तो आखिर ये है क्या? हाँ, इस है क्या का जवाब है, जब आप किसी भी बॉडी को पॉइंट मास मान करके स्टडी कर रहे होते हैं, है ना, और किसी एक्सिस के रेफरेंस में जब वो अपनी पोजीशन को बदल रही होती है, जैसे ये पॉइंट मास घूम रहा है। अब चूंकि ये पॉइंट मास है निर्जरा, हाँ, तो इसके ओरिएंटेशन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो एक पॉइंट है। अब पॉइंट का क्या ओरिएंटेशन होगा? ऐसा थोड़ी होगा कि पॉइंट इधर घूम गया इधर हो गया। हाँ, प्लेनेट अर्थ में तो ओरिएंटेशन से फर्क पड़ता है। अगर ऑब्जर्वर के तौर पर मैं इतने बड़े प्लेनेट को देख रहा हूं तो प्लेनेट का एक साइड होगा दूसरा साइड होगा, हाँ, पर अगर मैं उसी स्ट्रक्चर को पॉइंट मास कंसिडर कर दूं तब ओरिएंटेशन तो मसला ही खत्म हो गया। orientation, इसलिए यहां ओरिएंटेशन कोई इशू ही नहीं है, यहां सिर्फ पोजीशन ही इशू है। हाँ, तो अर्थ जो एक पॉइंट मास है वो एक एक्सिस के अलोंग, या आपने उस एक्सिस को सन मान लिया इस बार, जब एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और आपने चूंकि उसे पॉइंट मास माना है, अभी आप एक शब्द से कम परिचित है इसलिए मैं उसका प्रयोग करने से बच रहा हूं, सेंटर ऑफ मास। जब कोई स्ट्रक्चर होता है तो उसके सारे मास को एक पॉइंट पर हम कॉन्सेंट्रेट मानते हैं। जैसे ये मोबाइल है मान लीजिए, या कोई स्क्वायर में मान लूं, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इस डिवाइस का सारा मास किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट है फिजिक्स के हिसाब से, उस जगह को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। center, तो यहां अर्थ को जब मैंने पॉइंट मास मान लिया है समझने के लिए, तो उसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, इसलिए उसके ओरिएंटेशन में बदलाव का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, इसलिए वो जो मोशन कर रही है वो 100% ट्रांसलेशनल है, और चूंकि एक सर्कल में कर रही है इसलिए आप उसको सर्कुलर कह रहे हैं। circular, तो जब पॉइंट मास को लेकर के आप बात करते हैं और उसकी पोजीशन में चेंज का आप बात करते हैं और वो सर्कल में मोशन कर रहा होता है, इसको आप कहते हैं, ये कहलाता है आपका सर्कुलर मोशन। circular motion, क्लियर है? हाँ, जैसे आपको मजा आने वाला है, देखना। ये एक बड़ा स्ट्रक्चर हमने ले लिया और मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, हाँ, और ये यहां एक्सिस पर मौजूद है। अब निर्जरा अगर सिर्फ सेंटर ऑफ मास पर फोकस कर रहा हूं मैं, तो देखिए मैं अगर इसे थोड़ा घुमा भी दूं, ऐसे स्ट्रक्चर पर ले, आ रहा है बात समझ में? हाँ, अभी भी पूरा सेंटर ऑफ मास वहीं फोकस्ड है, वहीं पर है। हाँ, आ रहा है बात समझ? बदलाव नहीं है, लेकिन आपने उस पूरे स्ट्रक्चर को रोटेट कर दिया, आपने उसे घुमा दिया, ये रोटेशन है। अब आप ओरिएंटेशन में बदलाव देख सकते हैं, पहले ये ऐसा था, अब इसके पूरे रेफरेंस अगर पूरी एक बॉडी के तौर पर बात करें तो अब उसके अंदर बदलाव आ चुका है, उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, वो कुछ एंगल से अपना ओरिएंटेशन बदल चुका है। तो रोटेशनल मोशन एक रिजिड बॉडी पर, एक बड़ी बॉडी पर एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो क्या दिखाते हैं, तो वो पोजीशन में बदलाव नहीं दिखाते बल्कि वो ओरिएंटेशन में बदलाव दिखाते हैं। हमारे लिए जो सबसे प्रमुख बात है, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हम कह ही चुके कि उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो है वो स्ट्रक्चर रोटेट कर रहा होता है। हालांकि जब आप विस्तृत और डिटेल स्टडीज करेंगे तो इस मिथ को भी खत्म कीजिएगा जो उन यूट्यूब वीडियोस में आपको देखने को मिलता है, जो एनिमेशन से आपको समझा रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि रोटेशनल है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर ही होगा और सर्कुलर है तो बाहर ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। रोटेशनल मोशन के अंदर भी ये हो सकता है, ये संभव है कि जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो वो बाहर की तरफ हो। लेकिन जो बुनियादी बात है सर्कुलर और रोटेशन में, वो ये, एक बार उसकी समरी दे दूं। रोटेशनल मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी का होता है, उसके ओरिएंटेशन में बदलाव आता है। सर्कुलर मोशन में जब आप बात करते हैं तो पॉइंट मास को लेकर आता है, इसलिए वहां ओरिएंटेशन जैसा कोई मसला ही नहीं है, इसलिए आप पोजीशन की बात करते हैं। और एक सर्कल में जब आप बात करते हैं तो आप इसको फिर एक सर्कुलर मोशन के तौर पर कहते हैं। हाँ, इसको बहुत अच्छे एक छोटे से एग्जाम्पल से हम और समझना चाहेंगे। जैसे एक फैन का आपसे कुछ देर पहले एग्जाम्पल हमने दिया था, हाँ, उसी फैन पर आ जाओ आप जरा। उस फैन की, ये फैन हमारा ऊपर एक्सिस पर लगा हुआ है और उस फैन पर एक छोटी सी प्यारी सी फ्लाई बैठी है ना। अब फैन पूरा जो अपने ओरिएंटेशन में बदलाव कर रहा है वो तो रोटेशनल मोशन कर रहा है,
लेकिन इस फ्लाई के बारे में तो सोचो, इस पॉइंट के बारे में तो सोचो, तो पॉइंट मास ये तो पॉइंट मास है, तो ये ओरिएंटेशन तो नहीं बदल रहा, लेकिन इसका सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, क्योंकि ये एक एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। क्या बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये था सर्कुलर मोशन, ये था रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ये सब क्या होते हैं वो हमने बात किया, चर्चा किया। आइए थोड़ा सा अब आपके साथ स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस का भी बात हो जाए। निर्जरा, अब हम एक नए डायमेंशन की और एक नए अप्रोच की ओर बढ़ रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ओके, देखिए जब आप अपने घर से मान लीजिए निकली, या आपका घर है, यहाँ से आप निकली, अभी तो कोविड के कारण से आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अपने स्कूल तक गए, और मान लीजिए डिस्टेंस 500 मीटर है, ठीक है, ये दूरी है, इसको डिस्टेंस कहा जाता है कि जो आपने ट्रेवल किया टोटल। पर जब आप एक शब्द को पढ़ते हैं, एक शब्द को सुनते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो आप अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुए, कितना सरके, है ना। अभी के केस में तो आप उतना ही सरके जितना आपका डिस्टेंस है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट भी 500 मीटर है, क्योंकि आप इस एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन पर गए। पर अब आप वापस अपनी वापसी कर रहे हो, आप वापस इसी रोड, इसी रास्ते से घर आ रहे हो, ठीक है, और आप यहाँ आकर के, यहाँ आपका बीच में कोई घर आता है, एक और मामा का, नानी का, यहाँ आकर के रुक गए, ठीक है। अब मैं अपने घर से आपका डिस्टेंस पूछ रहा हूं कि निर्जरा आज आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो निर्जरा कहेगी पापा मैं पहले स्कूल गई 500 मीटर, और देन फिर मैं नानी के घर आ गई, बीच में जो आता है 300 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 800 मीटर। पर मैं कहूंगा कि निर्जरा ये बताओ तुम अपने घर से कितनी दूर हो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम अपने घर से कितना डिस्प्लेस्ड हो, कितनी दूर हो, ट्रेवल तुमने किया माना, लेकिन तुम्हारा इनिशियल और फाइनल क्या है, तुम घर पर थी सुबह, ये इनिशियल है, फाइनल अभी तुम बीच में जो नानी का घर है वहां रुकी हुई हो, तो तुम्हारा फाइनल और इनिशियल क्या है। तुम कहोगी पापा ये तो बहुत सिंपल है, मैं अपने घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हूं, है ना। दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जब आप अपनी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के डिफरेंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सुबह जब आप स्कूल गए थे तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, लेकिन जब आप वापस आ रहे हो और अभी इस क्षण जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपका डिस्टेंस तो 800 मीटर है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट 200 है। और वो कैसे निकाला आपने, उसको कैलकुलेट कैसे किया, हमें मैथ्स भी यहां लेना पड़ेगा। हमने कैलकुलेट कैसे किया, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। आपकी फाइनल पोजीशन कितना था, 800। आहा नहीं बाबा, ये आपका फाइनल पोजीशन था, जो आपके घर से कितना दूर है, 200। और इस बात को ऐसे समझो, फॉर्मूला कंफ्यूज ही करता है, मुझे इसलिए फॉर्मूले पसंद नहीं, मैं फॉर्मूले को छोड़ता हूँ, फॉर्मूले से हम कंफ्यूज होते हैं, हमें सरल रखना चाहिए चीजों। इसको ऐसे समझो कि चीजों में मैग्नीट्यूड भी होता है, हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और उनमें डायरेक्शन भी होता है। तो जब कभी आप डायरेक्शन जोड़ दो पढ़ाई में, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करो, निर्जरा ने कितना ट्रेवल किया, दैट इज डिस्टेंस। पर निर्जरा ने किस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, तो निर्जरा कह रही है मैं घर से स्कूल की डायरेक्शन में गई, मैंने 500 ट्रेवल किया, पर मैं वापस स्कूल से घर की तरफ भी आ गई 300, तो नेट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डायरेक्शनली, तो आप नेट कहेंगे कि 500 गई 300 आ गई, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल 200। तो जब कभी आप चर्चा करते हैं, बात करते हैं डायरेक्शन की, जब कभी आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी जोड़ देते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हम सब पढ़ते हैं,
मान लीजिए ये एक सर्कल है ना, सर्कल का रेडियस 14 मीटर मान लीजिए, ठीक है। सर्कल बेटे अभी मैथ्स में आएगा आपको, उसका सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2πr, मतलब ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का पूरा डिस्टेंस। अब आप इस सर्कल पर मान लीजिए ट्रेवल कर रही हैं, तो मैं आपसे आपका डिस्टेंस पूछूंगा कि निर्जरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो होता है 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22.7 या 3.14, हम आसान वैल्यू लिए हैं इसलिए 22.7 रखते हैं, इंटू 14। अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगी कितना आ गया ये 44 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 88। तो आपने 88 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया यदि आप सुबह यहां से निकली थी और वापस यहीं आपका घर है, आप आ गई, है ना। पर इंटरेस्टिंगली आप अगर इसे डिस्प्लेसमेंट की भाषा में समझें, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हमारे छोटे सरकार बता रहे हैं, बताइए व्यूअर्स को यहाँ के बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। 0। क्यों 0? क्योंकि आप यहीं से चले थे, यह आपका इनिशियल था और यही आपका फाइनल है, और फाइनल और इनिशियल जब दोनों एक ही हैं तो वैल्यू तो 0 आएगी, उसके लिए फॉर्मूले की क्या जरूरत है। हाँ, क्लियर है? हाँ, समझ में आता है। तो चेंज इन पोजीशन आपका क्या है, यहाँ 0 है, इसलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ 0, और इसलिए आपने डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाया 0। क्या बात समझ में आता है? हाँ। अब दो प्रॉपर्टीज हम और बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। वन इज स्पीड, अनदर वन इज वेलोसिटी। जब आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कितने समय में, तो आप स्पीड का बात करते हैं। यानी मैं ऐसा कहूं कि मैंने इंदौर से उज्जैन का ट्रेवल किया और ये 56 किलोमीटर जो है ये मैं 1 घंटे में पहुंच गया, इन 1 आवर। तो डिस्टेंस 56 था, 1 घंटे में पहुंच गया, यानी मेरा स्पीड हुआ 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। वेलोसिटी में आ जाता है डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। अब अभी भी अगर मैं यही बोल रहा हूं कि मैं उज्जैन गया, उस दिशा में गया और वहां बैठा हूं, उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर में बैठा हूं, तो मेरा वेलोसिटी भी 56 किलोमीटर पर आवर है। पर वेलोसिटी एक वेक्टर प्रॉपर्टी होता है ना। वेक्टर और स्केलर, इन जब दो शब्दों का हम यूज करते हैं तो जब हम डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो वेलोसिटी के अंदर अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतना ट्रेवल किया, पर यदि मैं वापस सुबह जाकर के शाम को वापस घर आ रहा हूं तो फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ, 0 है ना। बात समझ में आ रहा है? तो जब डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड आप बात करते हैं उसको आप वेलोसिटी कहते हैं, जब आप डिस्टेंस पर बेस्ड बात करते हैं उसको आप स्पीड कहते हैं। अभी के लिए ये सरल है, फिर हम इसमें जब बदलाव करेंगे, जब आने वाले समय में आपके साथ और बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें जुड़ेंगी। जैसे अभी आपको समझाने के लिए मान लीजिए मुझे लिखना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या, तो एवरेज किसी भी चीज का क्या होता है, इनिशियल कितना वेलोसिटी था और फाइनल वेलोसिटी कितना है, दोनों का एवरेज। दोनों को लेकर के सम किया और उसको डिवाइड कर दिया 2 से। किसी भी दो चीजों का एवरेज आप कैसे निकालते हो, उनको सम करते हो, जोड़ते हो और उसको 2 से डिवाइड कर देते हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें अभी छोटी छोटी हैं जो हम आगे धीरे धीरे आपको सिखाते जाएंगे या एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है। तो ये स्पीड हुआ, ये वेलोसिटी हुआ। अब इनको हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं हमारी उस ग्राफिकल मेथड से जो हमने पहले भी सीखा था, याद है? हाँ। गुड 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 गुड, बिल्कुल ठीक समझाया आपने। एक और प्रॉपर्टी पहले आपको सिखा दें, दैट इज, ताकि फिर कर्व पर सीधा आना हो, दैट इज एक्सेलरेशन। डू यू हैव एनी आइडिया एक्सेलरेशन क्या होता है? कभी पढ़ा है आपने एक्सेलरेशन के बारे में? कुछ जानती है निर्जरा? हाँ, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ जानती है? ये जो आपने अभी वेलोसिटी पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है। हाँ। मतलब किसी स्ट्रक्चर, किसी बॉडी, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में यदि आप कह रहे हैं कि वो v या वो इनिशियल वेलोसिटी उसका u है, वो उससे मूव कर रहा था, है ना। मान लीजिए आप कह दीजिए कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था
वो इनिशियल वेलोसिटी u था, और कुछ समय बाद उसका वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी हो गया v। तो ये चेंज जो आया v माइनस u, इसको कहा जाता है एक्सीलरेशन इन पर्टिकुलर टाइम, t समय के अंदर। इसको आप कहते हैं, ये कहलाता है आपका एक्सीलरेशन। क्लियर है? हाँ। इससे एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाती है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये a से t को मल्टीप्लाई कर दीजिए और v एक तरफ रख दीजिए, तो u प्लस at, ये आपकी जो v इज इक्वल टू u प्लस at का इक्वेशन बना। आप अभी जितना मोशन अभी सीखेंगी वो मोशन वन डायमेंशनल मोशन है। एक्चुअली आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी बताएंगे, x, y और z, है ना, और आपको वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन की तरफ ले जाएंगे। तो ये वन डायमेंशनल मोशन का पहला इक्वेशन है जिससे आप किसी समय पर जो वेलोसिटी है उसे भी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी या बाकी डेटा अगर आपके पास है तो उनको पुट करके इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन आप समझना अगर चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कर्व बढ़िया सा प्लॉट करना चाहिए, ऐसा। हाँ। वही जो हम करते आए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर ले लीजिए टाइम, इधर ले लीजिए वेलोसिटी, ठीक है, और यहां से शुरू कीजिए अपना कर्व, ठीक है, और यहां पर आप इनिशियल वेलोसिटी u मान लीजिए, फाइनल आप मान लीजिए v, और t टाइम के बाद आप एनालाइज करिए क्या आपका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन है, तो हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके, mx प्लस c या b जो भी आपको कहना है, ये इंटरसेप्ट है ना, इसका वैल्यू क्या है, u है, तो प्लस u। m स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन y, चेंज इन y, y एक्सिस पर आपने क्या लिया है, डेल्टा v, और x एक्सिस पर क्या लिया है, चेंज इन टाइम। पर हम तो जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको अगर आप कंसिडर करते हैं, क्या पढ़ा है आपने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन, है ना। और x एक्सिस पर आपने क्या लिया है, टाइम लिया, और y क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो वही इक्वेशन आपके सामने है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये मैथ्स का मजा है, ये ग्राफिकली आप मैथ्स की मदद से उन चीजों को करते हैं जो इंटरेस्टिंग हो जाती है। आ रहा है समझ में बात? हाँ। ऐसे एक और हम कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कर प्लॉट करते हैं और इधर पर हम एक्सिस पर टाइम ले लेते, ठीक है, और इधर डिस्टेंस का हम बात कर लेते, ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट पर स्पीड निकाल सकते हैं। क्योंकि डिस्टेंस लिया है, टाइम लिया है, तो आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर किया, तीसरे में मैंने 150 किया, तो मैं कहूंगा मैं भाई बराबर, अगर मैं स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में बिल्कुल स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। और यदि यही बात डायरेक्शन के साथ जुड़ी है तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, वो आप कह रही हैं अगर मैं इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करूं तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। मैं वो स्किप कर गया था, वो पूछ ही नहीं रहा था। मैं ये पूछ रहा था कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ जुड़ जाए तो स्पीड बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? तब बेटे डिस्प्लेसमेंट सही है, पर तब उस कॉन्सेप्ट को वेलोसिटी हम कह रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग वेलोसिटी, है ना। अभी मैंने जो आपको बताया वो स्पीड बताया। क्या स्पीड बताया? कि जब मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूं, एक घंटे में 50 किलोमीटर गया, 2 घंटे में 100 किलोमीटर, है ना, मेरा डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर ट्रेवल हो गया, 3 घंटे में 150 किलोमीटर। तो मेरा स्पीड कितना निकल करके आया, एवरेज स्पीड, मेरा एवरेज स्पीड निकल करके आया 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हर एक घंटे में तो मैंने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया है ना। हाँ। और ये मैं कहूंगा कि मैं यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा हूं, मैंने बराबर बराबर आवर्स में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। आप जब इसी में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जोड़ देते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, जो आने वाले दिनों में हम आपसे बात करें। क्लियर है? हाँ। सारा समझ में आता है?
तो क्या क्या सीखा आज हम लोगों ने, जरा बात कर लिया जाए, चर्चा कर लिया जाए। एक, हमने सीखा क्या होता है मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा हमने ये सीखा डिफरेंस इन रोटेशनल एंड सर्कुलर क्या होता है। हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड के बुनियादी बहुत इनिशियल कॉन्सेप्ट को सीखा। यदि आप कुछ इंटरेस्टिंग करने में हमेशा तैयार रहते हैं तो आपको घर पर एक छोटा सा होमवर्क करना चाहिए। अगर मैं कर्व ऐसा प्लॉट कर दूं, इधर पर मैं आपका एस ले लूं, इधर पर एक कर्व इस तरह से प्लॉट कर दूं, यहां मैं एस इनिशियल ले लूं, यहां ऊपर की तरफ कहीं मैं स्पाइनल ले लूं, यहां टाइम ले लूं, तो क्या आप मुझे फिर एस के लिए कोई और इक्वेशन निकाल सकते हैं? इक्वेशन मैं आपको दे करके बता सकता हूं, आप उसे थोड़ा घर पर के कीजिएगा कि क्या आप कुछ ऐसा इस कर्व से निकाल सकते हैं, यू टी प्लस हाफ टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका होमवर्क है, इसे घर पर निकालने की कोशिश कीजिएगा, है ना। पढ़िएगा ये एस हमने लिया है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है क्या, अगर डिस्टेंस लिया है तो हम किस तरह से इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा, इससे आप किसी समय पर बाकी पैरामीटर्स को भी कैलकुलेट कर पाएंगे और इन इक्वेशंस को भी आप एक दूसरे से डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खूब सारा पढ़ते रहिए और हमारे अगले एपिसोड्स में हम आगे की ओर बढ़ेंगे, फोर्स के बारे में जानकारी देंगे। कुछ अंतराल के बाद फिर आपसे किसी नए टॉपिक पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।